फारूक साहब, लेकिन ये जो इलेक्शंस हैं ये इस पे पूरी दुनिया की नज़र दो तीन चीज़ों की वजह से भी थी। एक ख़ास तौर पे यूक्रेन रशिया ये वाला इशू अगर हम सामने देखें, और उसके अलावा जो गज़ा इसराइल वाला फैक्टर था, उस पर तो मिडल ईस्ट में जो गम गुस्सा है, उसके अलावा अरब अमेरिकन वो कितने नाराज़ थे, कहीं ना कहीं सबकी नज़रें थी। क्योंकि ट्रंप बेशक प्रो इसराइली हैं, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि वो वॉर के अगेंस्ट हैं, ही इज़ एन एंटी वॉर, और वो नहीं चाहते कि अमरीकी फ़ौजें जो हैं वो इस्तेमाल हो या अमरीकी जो बजट है वो इन जो जंगों की नज़र हो जाए। तो अब आप समझते हैं कि वो आएंगे और फौरी तौर पर हम एटलीस्ट वहाँ पर जंगबंदी देखेंगे, क्योंकि हर मुस्लिम का एक ये सेंटिमेंट है कि एटलीस्ट वहाँ पर जो इंसानी लॉस है वो बंद हो, वहाँ पर किसी हद तक सीज़ फायर तो हो, कुछ बेहतरी आए। आप कोई स्लाइड चेंज देख रहे हैं आने वाले वक्तों में, एक आध महीने में अगर हम बात करें? अगर ऐसा कोई इरादा इनका होता तो ये आज दो टोक ऐलान करते कि वो जंग बंद कराएंगे। तो उन्होंने जंग बंद नहीं कराने की बात की, और जो यूक्रेन की जंग है उसके बारे में उन्होंने बड़ी दो टोक बात कही है कि आइंदा चंद महीनों में 3 से 6 महीने के दौरान मैं बंद करा दूंगा ये जंग। इस मौजू पर उनकी जुबान बंद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप उनकी हिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, जिन्होंने वहाँ यरूशलेम में इजराइल अपना अमेरिका का सफारतखान खोल के उसकी यानी लीगल करार देने की कोशिश की। तो मुझे तो उनसे कोई तवक्को इस एतबार से नहीं। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं इस फैक्टर में। और यूक्रेन और रशिया वाले इशू पे उसमें आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी कुछ बेहतरी आने के इम्कानात हैं? यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ज़ायनिस्ट लॉबी है वो बड़ी एक्टिव है, नेतन्याहू के साथ उनके जो एक मामलात हैं वो भी हम देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्या मफादात हो सकते हैं कि वहाँ पे हम कहें कि रशिया और यूक्रेन वाला इशू वो सॉर्ट ना हो? देखिए, उसमें ये होगा, वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका एजेंडा भी यही है और इसी के लिए वो मारूफ भी है। माजी में ईरान के साथ भी उन्होंने मामलात करने की कोशिश की। तो दरअसल ये काम तो जरूर करेंगे और इसमें इनका अपना मफाद है। अगर ये नहीं करेंगे तो जाहिर है कि फिर अपनी ग्राउंड लूज करेंगे। तो इस तरफ वो जरूर जाएंगे, लेकिन फिलिस्तीन की तरफ जाते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, एक जानिब हम एक और ताकतवर ब्लॉक की अगर हम बात करें, जिस तरह से ब्रिक्स दिन ब दिन बढ़ रहा है और उसमें दीगर ममालिक जैसे कि सऊदी अरब के बारे में भी एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेशन है कि वो भी ज्वाइन कर लेगा। तो इन चीज़ों को अगर हम देखें, अब चूँकि अमेरिका को दोबारा वो कह रहे हैं कि जी हमारे अंदर पोटेंशल है, ट्रंप ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमने आगे लेकर जाना है, चाइना का जो मुकाबले की बात कर रहे हैं, सारे मामला। अब आप किस तरह से देख रहे हैं वो जो हम तेजी से ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस देख रहे थे, अब उसमें कुछ कमी आएगी? देखिए, फॉरेन फ्रंट पे मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और इसके लिए वो बहुत डेलिब्रेट एफर्ट करेंगे कि इस वक्त तो बहुत मुश्किल में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, आपने देखा उन्होंने बात की थी वीक्स में मैं वहाँ यूक्रेन पे कब्जा करके और मैं तहस नहस करके आगे आ जाऊँगा, लेकिन देख लें 1.25 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, इससे भी शायद ज़्यादा हो गया, जंग बंद नहीं करवा पाए। तो अब मेरा ख्याल है पुतिन के लिए तो ये जिस तरह रीच आउट करेंगे उनके लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी कि ये आके उनको जिसको कहते हैं ना बराबर छुड़ा देना यूक्रेन को और रशिया को, और तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ी बात होगी। रशिया को यूक्रेन को शिकस्त हो जानी थी, लेकिन इतनी मासिव सपोर्ट, $350 बिलियन का असला और कैश दिया गया, पूरा यूरोप उनके साथ खड़ा है। सिवाय एक बात पे यूरोप डरता रहा कि जब उनको अमेरिका ने इजाज़त दी थी कि यूक्रेन को जो असला दिया गया, F-16 जहाज़ दिए गए कि वो इस्तेमाल करें और जाके रशिया के अंदर आप हमले करें, उसको रोका कि इसका रिएक्शन आएगा। तो मेरा ख्याल है हम ना इस फ्रंट पे वो कामयाब अगर हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं अपना मामले को, तो फिर वो सपोर्ट हासिल करेंगे जो इस वक्त चाइना रशिया का बहुत बड़ा ब्रिक्स से जो बात कर रहे हैं आप। तो वो जो इस लिहाज से सियासी तौर पर वो कोशिश करेंगे कि प्रेसिडेंट शी को और पुतिन को दोनों को अलहदा कर सके। यहाँ पर अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए मेरा ख्याल है वो बहुत आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसका उनको अपने होम ग्राउंड पर भी बड़ा फ़ायदा होगा, अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से बड़ा फ़ायदा होगा। और एक तो बार बार वो बात कहते हैं कि भाई मैं अगर होता तो वे जंग होने ही नहीं थी, मैं होता तो गज़ा शुरू ही नहीं होना था। तो वो कहेंगे देखे मैंने कहा था, मैंने कामयाब कर दिया, मैं ये जंग बंद करके वापस आ गया हूँ। हाँ, ये अमेरिका के लिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यूरोप के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। जिन्होंने प्लान किया हुआ था कि रशिया को मज़ीद तोड़ना है, मज़ीद कमज़ोर करना है, तो शायद ऐसा नहीं होगा।
हाँ, ये ज़रूर होगा कि ये जो बदलते औलाद में ब्रिक्स बनना है, फिर जिस तरीके से आप देख लें हमारे रीजन में भी बहुत कोशिशें हो रही हैं चीज़ें ठीक करने की, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई, तो मैं क्या वहाँ पे जो उनके इक़्तिसादी अमेरिका के मफादात हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे वो डेफिनेटली नारेबाजी कम करेंगे और कोशिश करेंगे कि मामलात ऐसे तय हो सकें कि उनको बहुत ज़्यादा इकनॉमिक कंडीशन उनकी ख़राब ना हो। लेकिन हमने एक बात तय है कि इस वक्त जिस तरीके से अमेरिका के हालात ख़राब हो रहे हैं, उनका आप देख लें 33 ट्रिलियन से डॉलर से ज़्यादा उनका हो चुका है आपका डेट। वो कहते हैं उनकी जीडीपी से बड़ा चला हो गया है, लेकिन जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने पिछले दौर में अपने आपने देखा कि वो पेरिस अकॉर्ड से बाहर निकल आए, 5P मायदा ईरान वाला था उससे बाहर निकल आए थे, यूरोप को टफ टाइम देने की बात कर रहे थे। मेरे ख्याल में शायद इन पे नजरसानी करनी पड़ेगी, जिनके साथ निमटना इतना और लेगेसी आसान तो अल्टीमेटली अब छोड़ के जानी है ना। 2 से ज़्यादा दफ़ा तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते वो। अब डेफिनेटली उन्होंने जो गलतियाँ की हैं उसको अनडू करने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है एक वो जो मफाहमती पॉलिसी लेके आगे जाएंगे, जो उनके साथ उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है कहते हैं बहुत ज़हीन आदमी है, वो उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा कंट्रोल करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो इस तरह के सीरियस नोयत के डोमेस्टिक और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल इशूज़ हैं उस पर उनको अपनी बात बनवा सकें और उनको बता सकें कि जी अमेरिका को जो नुकसान होगा उसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो चैलेंजेस बेताशा है, लेकिन हमने तारीख तो आज रकम कर दी जिस तरीके से इतने मुश्किल बिल्कुल जी, तारीख उन्होंने रकम की है और इतनी मुश्किलात जिसका उन्होंने खुद भी अपनी विक्ट्री स्पीच में जिक्र किया, ऑब्स्टेकल्स थी बहुत सारी। वो कह रही हैं कि नोबडी एक्सपेक्टेड दैट कि इस तरह से हम अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट के साथ सेनेट में भी आएंगे, वहाँ पर भी कामयाबी हासिल करेंगे। 315 इलेक्टोरल वोट वो जीतने की उम्मीद रखते थे, लेकिन जो हमारे पास फिगर्स हैं 277, जो कि 270 चाहिए होता है इस रेस में जीतने के लिए, और उन्होंने 277 यानी 7 वोट ज़्यादा इजाफी यहाँ पर सिक्योर किए और अब वो 47वें अमरीकी सदर के तौर पर मुंतखब हो गए हैं। मेरे साथी एंकर अरबाब जहांगीर उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। अरबाब, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया आमना। और अब जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी विक्ट्री स्पीच कर चुके हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट उसमें वो नज़र आए। एक नए अमेरिका की बुनियाद अब वो रखना चाहते हैं, अमेरिका को बकौल उनके वो नई बुलंदियों पर लेकर जाना चाहते हैं। और ये उन्हें बहरहाल बहुत अच्छी तरह पता है कि उनका आखिरी टर्म है, एक तारीखी टर्म है इस लिहाज से कि पिछली बार उन्हें शिकस्त हुई थी 2016 में, वो पॉपुलर वोट नहीं जीत सके थे। उस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज की जीत की वजह से वो सदर ज़रूर बन गए थे, लेकिन ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उस वक्त उनकी बरतरी थी, ना ही उनकी सेनेट में उस वक्त बरतरी थी। लेकिन अब फुल पावर के साथ इस वक्त वो आ रहे हैं, सेनेट में भी अब उनको सादा अक्सरियत हासिल हो गई है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जब तक मुकम्मल रिजल्ट सामने आएंगे तो उस वक्त तक उनकी बरतरी यकीनी तौर पर वहाँ भी मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी। तो अब ये सूरत हाल है। मुइज़ुर रहमान एंकर पर्सन मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि रात से ही जब से ट्रांसमिशन का आगाज़ हुआ था हर एक चीज़ को बड़ी बारीक बीनी के साथ कवर करते चले आ रहे हैं और दीगर मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मुइज़, अब ये जो 315 की उम्मीद थी डोनाल्ड ट्रंप को, फ़िलहाल वो तो हमने नहीं पूरी होती देखी, लेकिन ये जो विक्ट्री स्पीच इस वक्त उन्होंने की है, जो इलेक्शन कैंपेन्स में जो इमिग्रेशन पॉलिसी और जो दीगर पॉलिसीज़ पर जिस तरह वो बात कर रहे थे, इकॉनमी को संभालना था, अमेरिका के अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी थी, उसमें से प्रैक्टिकली कौन कौन सी चीज़ आसान हो जाएगी? चूँकि विक्ट्री स्पीच करना और उसके बाद उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करना और उससे पहले कैंपेन चलाना, ये बिल्कुल एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। जब आप पावर में आ जाते हैं, जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं, उस वक्त आपको डिसीजंस लेने होते हैं, उस वक्त सिर्फ आपको एक जज्बाती खिताब नहीं करना होता है। एब्सोल्युटली, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने पहले देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने इंतखाबी वादे हैं उसमें से एक तो उन्होंने इमिग्रेशन के हवाले से कहा और उन्होंने इकॉनमी के हवाले से कहा। तो अगर अमरीकी मईशत की मजमूई तौर पर सूरत हाल देखें तो उसमें देखा जाए तो इस वक्त अमरीका में एक इन्फ्लेशनरी माहौल है और अमेरिकन जो डेट है वो भी इस वक्त एक्चुअली अब उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली हाई इन्फ्लेशन के बावजूद वो रेट्स को कम करना चाहते हैं और वो टैक्सेस को कम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में जो उनकी इकॉनमी की वजह से उनका विजन है, इन द शॉर्ट रन मुश्किल नज़र आता है कि वो उसको जिस तरह चाहते हैं वो करेंगे। चैलेंजिंग काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड जो इमिग्रेशन का मामला है, अमेरिका इज़ अ वेरी मल्टी कल्चरल कंट्री, तकरीबन तमामी दुनिया से वहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं और देखना पड़ेगा कि वो, उन्होंने कहा कि मैं बॉर्डर्स को सील करूँगा और किस तरह करते हैं। इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो है साउथ अमेरिकन्स के साथ जो बॉर्डर्स हैं उन पे वो बात करते हैं, लेकिन इलेक्शन में जो साउथ अमेरिकन जैसे पोर्टरिकन्स हैं उन्होंने उनको बड़ा और एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मैंडेट दिया।
फारूक आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, असद निज़ामी साहब तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन लोगों को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। तो फारूक साहब, ये हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड देखा है ट्रम्प का कि मैक्सिको के साथ किस तरह से एक बाड़ लगाई गई, एक दीवार कायम की गई, और अभी इमिग्रेशन के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है इसका भी वो पूरी अपनी कैंपेन में इजहार करते रहे। तो आने वाले दिनों में कुछ फॉरनर्स के लिए कुछ मुश्किलात आप देख रहे हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि उस इमिग्रेंट पॉलिसी का एक निशाना बन सकते हैं? जी ऐसा होगा क्योंकि आप जानते हैं ना कि अमेरिका में जाने के लोग मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं और उसमें बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं जो लॉफुल नहीं होते, तो उनके लिए ये मसाइल हो सकती है। उन्होंने बिल्कुल दो टोक कहा आज कि देखें सरहदें हम सील करेंगे और जिसको यहाँ आना है वो कानूनी तरीके से आए। और कानूनी तरीके से आने का मतलब ये है, एक तो ये कि वहाँ जाना एक बड़ा काम है, एक बड़ा टास्क है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल में वो मजीद कोई कानून साजी भी करेंगे, उसको और मुश्किल बनाएंगे। तो इस वजह से जो इमिग्रेंट्स के मसाइल हैं और जो रोजगार या रोशन मुस्तकबिल की तलाश में लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है ना अमेरिका को, तो ये सोच कर जो वहाँ जाते हैं उनके लिए यकीनन मुश्किलात होगी, आसानी नहीं होगी। ये अपना मामला है, ये ठीक बात है, लेकिन जो असल बात यह है कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि उनकी तकरीर में दुनिया को जो मसाइल दरपेश हैं उनको उन्होंने एड्रेस नहीं किया है, और ये मायूस कुन बात है। सबसे बड़ा इंसानी अलमिया जो गजा में पेश आया है, वहाँ अब तकरीबन 50,000 हलाकतें हो चुकी हैं, लाखों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, लेकिन उस शख्स ने एक लफ्ज उसके बारे में नहीं कहा। तो ये बहुत मायूसी की बात है और इसकी मजम्मत की जानी चाहिए, इसको वेलकम नहीं किया जा सकता। आपको मालूम है कि 2-3 बड़े बड़े डोनर थे जो ज़ायनिस्ट थे, और आपने ये देखा होगा कि ज़ायनिस्ट की वहाँ जलसे हुए और कितनी पुरजोश तकरीरें उन्होंने की इनके हक में। तो ये आप ये देखें कि वो एजेंडा जो उन्होंने शुरू किया था वहाँ यरूशलेम में अमेरिकी एम्बेसी कायम करके, और उनका यानी उसका कानूनी हक तस्लीम कर लिया उन्होंने इजराइल का यरूशलेम पर, बैतुल मुकद्दस पर, तो उस एजेंडे को वो यकीनन आगे बढ़ाएंगे। तो ये खैर की खबर नहीं है, ये बुरी खबर है, और इस काम के लिए वो लोग जो इस वक्त साइलेंट रहे हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया, खासतौर पर मुस्लिम्स, वो इस पर शर्मिंदगी गलती हुई। इसके अलावा कदर कलामी के माज़ इस पर हम मजीद भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं। तक असद निज़ामी साहब की तरफ चलते हैं, ज़रा उनसे ये सवाल पूछते हैं कि अब असद साहब क्या क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं अमेरिका में? अब जब ट्रंप दूसरी बार आ रहे हैं, उन्हें पता है कि अगली बार उन्हें ये मनसब नहीं मिलना, एक एज फैक्टर भी है, हेल्थ फैक्टर भी हो सकता है। और चलें, हुमा साहब हमारे साथ मौजूद। हुमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हुमा साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। जी असद साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, आपने जो जिक्र किया, बात की उनकी एक आखिरी टर्म होगी। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक जो इलेक्शन था इसके अंदर दो बड़ी तारीखी चीज़ें जो थी वो हो रही थी। एक तो ये था कि अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो वो फर्स्ट वुमन भी होती हैं और फर्स्ट ब्लैक वुमन भी होती हैं एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब के केस में जो तारीखी बात है वो ये है कि वो सिर्फ वाहिद दूसरे ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स में री इलेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि उनको बीच में अपनी एक बारी मिली और उसके बाद फिर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है आ रही है, ना सिर्फ आ रही है बल्कि वो प्रेसिडेंसी के अंदर भी वही है, सेनेट भी उनके पास है, हाउस भी उनके पास है। और ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक कंजर्वेटिव बेंच रखता है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें उनका भी एक किरदार है जिसकी वजह से एक कंजर्वेटिव बेंच है। अच्छा, उसके साथ साथ अब अमेरिका के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो ऊपर से चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो जो चाइना वाली पॉलिसी जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना के साथ ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया रहा है, रद्द-ए-अमल रहा है, जो उनकी पहली प्रेसिडेंसी में था, वो शायद वो तमाम बातें जो सियासी नारे थे वो उनको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा पाएँ इस अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर, और चाइना के साथ एक थोड़ी सी शायद सॉफ्ट किस्म की पॉलिसी जो है वो आपको आगे जाते हुए नजर आए, ये मुमकिन है। उसके साथ साथ जो लेफ्ट विंग जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं,
जो बेसिकली एक तादाद की हवाले से कह लें कि नहीं निकले, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के वोट बैंक था वो इंक्रीज हो गया। उसके अंदर हमने देखा है इमिग्रेंट वोटर्स जो हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का लेफ्ट के साथ क्या रवैया होता है? माजी के अंदर उनकी पहली प्रेसिडेंसी के अंदर हमने देखा लेफ्ट के ऊपर बड़ा उनका स्टर्न एक स्टांस था। तो ये भी एक चीज़ होगी जो आपको 4 साल को मिलेगी। उसके साथ साथ जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक चेंज के साथ इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती है। अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक पॉलिसी की को बरकरार रखने में वो बिलीव करते हैं। जाहिर है उसके अंदर 19-20 का फर्क आ सकता है। उसके अंदर पाकिस्तान कैसे रेलेवेंट है ये भी वक्त बताएगा, उनका क्या स्टांस होता है, इंडिया के साथ क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हमें आगे जाके नजर आएंगी। लेकिन ये बात तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस दफा की उनकी प्रेसिडेंसी है उसके अंदर एक पिछली वाली से बुनियादी फर्क ये है कि वो तमाम जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर जीतते हुए आ रहे हैं, नेमली प्रेसिडेंसी, सेनेट, हाउस एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आपको शायद एक नया रवैया नया नजर आए रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। और इसके साथ साथ आगे जाते हुए अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अब कैसे कैंडिडेट्स अपने फील्ड करती है, इसके अंदर तो एक सबसे बड़ा इशू ये था कि कमाला हैरिस को एक कैंपेन रन करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि जो बाइडेन जो थे वो इनिशियली रन कर रहे थे फॉर री इलेक्शन, और उसके अंदर चूंकि उनकी सेहत जो थी वो नासाज थी, तो इस वजह से कमाला हैरिस को लाए गए। तो ये फैक्टर भी बीच में आता है कि इनकी प्लानिंग जो थी वो भी गलत थी। और लास्टली एक डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि एक जो परसेप्शन क्रिएट हुई थी उनके इर्द गिर्द के जी थोड़ी एरोगेंस आ गई है, थोड़ा सा ये मतलब बेंड नहीं करते और अपनी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाते। ये चीज उनको आज बिल्कुल उल्टी पड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में गई। लेकिन असद साहब, ये आपने जो कहा कि कैंपेन करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा गेन कर लिया था कमला हैरिस ने। जुलाई के एंड में जब ऐलान हुआ कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी तो उस वक्त तो वो कहीं कंपटीशन में नहीं थी, लेकिन आप 2-3 रोज़ पहले तक भी जितने भी सर्वेज देख लें वो सब नेक टू नेक चल रहे थे। इवन स्विंग स्टेट्स में कोई नहीं कह सकता था कि ट्रंप को कोई वाज़ेह बढ़तरी या कोई लीड हासिल होगी या बड़ी आसानी के साथ वो जीत जाएंगे। तो कैंपेन को तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में रन किया। जी बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में रन किया उन्होंने और उनको पूरी सपोर्ट थी अपनी पार्टी की। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सवालिया निशान था कि आया उनका जो वोट बैंक है वो पिछला वाला रह गया, उसके अंदर कोई इजाफा होगा। कुछ जो पॉलिसीज उनके खिलाफ की डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, आई थिंक अगर जो बाइडेन भी रन करते, जो आपने जैसे पहले भी जिक्र किया इजराइल फ़लस्तीन वाली जो जंग है वो भी बहुत डेटरमेंट किया है डेमोक्रेटिक पार्टी को। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो जमहूरी एक निज़ाम का एक बेहतरीन मिसाल है जिसके अंदर आपका एक अपसेट जो है वो हो सकता है। जो यानी कि जब हम पहले भी बात कर रहे थे आज से 2-4 दिन पहले, तो हम ये बात ही करते बड़ा क्लोज टू कॉल है। वो जो ऑन द डे जो चीजें होती हैं, ऑन द डे जो वोटर निकलता है और वो किस तरह वोट करता है, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा कामयाब रही है उनको डिसाइड करवाने के लिए कि आप रेडी वोट करें, और ब्लू पार्टी इसमें कामयाब नहीं रही। ठीक है, तो साहब अगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने अभी डेमोक्रेटिक वोटर्स और वोटिंग डे की बात की, अगर आप पोल्स पे नज़र डालें जो हिस्टोरिकली यूएस इलेक्शन के हवाले से पोल्स आए, अब जैसे सैल्जर एक बड़ा मोतबर इदारा पोल्स का समझा जाता है, उसने परसों आयोवा के हवाले से उसने पोल्स निकाले कि जी वहाँ पे डेमोक्रेट्स बाय 3% जीत जाएंगे, लेकिन रिपब्लिकन्स ने आज जो आयोवा में रिजल्ट दिया तकरीबन 14% से ज़्यादा, मतलब उन्होंने आयोवा को मेंटेन किया। और जितना क्लोज स्पेशली लेफ्ट विंग पोलस्टर्स की तरफ से देखा जा रहा था, तो ना वो पॉपुलर वोट में वो क्लोजनेस नज़र आई और इलेक्टोरल कॉलेज में भी फ़र्क जो है बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट जो पोल्स अमरीकी इंतखाबात के हवाले से है, व्हाट दे एक्चुअली मिस्ड कि ये इतना वाज़ेह फ़र्क नज़र आया पोल जो उनके पोल्स थे और रिजल्ट्स में? जी अच्छा, हाँ जी बिल्कुल अगेन जिस पोल का आप भी जिक्र कर रहे हैं और तमाम जो पोल्स हैं उनके अंदर ये सारी बातें जो थी की जा रही थी कि इस तरह पीपल विल वोट फॉर डेमोक्रेट्स और पीपल विल वोट फॉर रिपब्लिकन मैनर। लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड नौयत की हैं, जिसके अंदर पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप ले, जो कि अपने पहले इलेक्शन के अंदर वो पॉपुलर वोट नहीं लेके गए थे, वो हिलरी क्लिंटन लेके गई थी। सो व्हाट चेंज्ड, ये तो आगे जाके हमें इसका बाकायदा मुआयना करना पड़ेगा कि एंड अगेन एज आई मेंशन्ड बिफोर कि डेमोक्रेटिक पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि वो कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे थे। सिर्फ इसको मेरे ख्याल में, जैसे मैंने भी कहा कि एक जंग के ऊपर कह देना कि जी सिर्फ उसी वजह से ये सारा वोट चेंज हुआ है, नहीं, देयर आर मेनी अदर रीजंस। उसकी एक जो मेरे नज़दीक जो मैं सिर्फ मतलब अगेन मेरा एक थियरी है वो ये है कि आप जब
जब डोनाल्ड ट्रंप पहले आए थे तो ओबामा के बाद, तो उसके बाद एक आपको जो लेफ्ट विंग थी वो तो मौजूद थी, एक अल्ट्रा लेफ्ट भी क्रिएट हुई है उसके बाद, और बड़ी तेजी से क्रिएट हुई है, जिसके अंदर आपकी एलजीबीटीक्यू मूवमेंट भी आ जाती है और चीजें। दीज गाइज वर प्रिडोमिनेटली आपके डेमोक्रेटिक वोटर्स। लेकिन तमाम अमेरिका जो है, जिसको हम एक मुल्क कहते हैं लेकिन है तो एक कॉन्टिनेंट, बहुत वास्ट एरिया है, उसके अंदर देयर वर अ हायर परसेंटेज ऑफ पीपल जो मेरे ख्याल में अल्ट्रा लेफ्ट पॉलिसी से अग्री नहीं करते थे। तो उस चीज को भी वो वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि एक शख्स जो है जो डेमोक्रेट वोट करना था लेकिन वो अल्ट्रा लेफ्ट से नाखुश रहा है पिछले 4 साल उनकी पॉलिसीज के ऊपर और उनके तरीकेकार के ऊपर, उसने भी शायद रिपब्लिकन को बहुत ज्यादा वोट डाला है। ठीक है, तो फारूक आदिल साहब, ये अब एक तारीख रही है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स की, ये एक 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में हमेशा से रहा है। पिछले चंद एक माह में, चंद सालों में हमने ज़रा ग्रीन पार्टी को भी मुतारिक होते देखा है। गो के ज़ाहिर है वो एक बड़ी कोई रियलिटी नहीं है, अभी कोई बड़ा वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते, लेकिन आपको लगता है कि ये एक इम्पैक्टफुल फैक्टर आने वाले दिनों में हो सकता है, या इस इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को इसका कोई नुकसान पहुंचा है इस पार्टी का? फारूक साहब को आवाज़ आ रही है? फारूक साहब शायद कनेक्ट हमारे साथ नहीं है, उनको रिकनेक्ट हम करते हैं ताकि उनसे इस बारे में राय ले सकें। तो वैसे असद साहब की तरफ ही चलते हैं ज़रा, तो असद साहब से जानते हैं बड़ा ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पेंसिल्वेनिया के अभी रिजल्ट्स देख रहा था, तो जो जिल स्टाइन से एक्सपेक्टेशन की जिस हिसाब से नंबर्स नहीं आए, मतलब अगर आप पेंसिल्वेनिया के नंबर्स निकालें तो उन्होंने जो वोट्स पोल इन किए वो सिर्फ 0.4 या 0.5% वोट्स पोल इन किए। अच्छा। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जो है, हाँ मिशिगन के हद तक जिल स्टाइन को वोट्स गए हैं, लेकिन ऑन नेशनल लेवल ऐसा नहीं लग रहा कि अमेरिका अभी थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहा है, बढ़ता हुआ, मतलब बढ़ने। बट वो शुरुआत ऐसे ही होती है कि आहिस्तगी के साथ, और फिर वो एक जोर पकड़ती रहती है, चूंकि अब वो सिमिलैरिटीज़ कुछ यहाँ भी मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो हमारा भी वो मौजूद नहीं है। फारूक साहब को आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलें असद साहब, ये ज़रा ग्रीन पार्टी के रोल पर हम थोड़ी, क्या आप समझते हैं इतनी इंपॉर्टेंस उसकी है कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट करने में? अभी फ़िलहाल तो वो नहीं कामयाब हुई, लेकिन इन फ्यूचर किसी एक थ्रेट के तौर पे या एक मजबूत पार्टी के तौर पे आगे बढ़ सकती है अमेरिका में? जी देखिए, बदतदरीज हमने थोड़ा सा इजाफा देखा है, जो बाकी आपकी 3rd and 4th and 5th पार्टीज होती हैं अमेरिका के अंदर। जाहिर है उनको अगर रेशियो पे आप देखें तो ऑब्वियसली वो करीब भी नहीं आती रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के। जाहिर है उसके अंदर एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी उसके अंदर है, जिसकी बेसिस पे ये 2 पार्टीज ही सामने आती हैं, एक 2 पार्टी इलेक्शन होता है। लेकिन इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग एंगल बिल्कुल हो सकता है, वो ये है कि देखें, जो बाइडन की हद तक बात कर लें तो ही वॉज हैप्पी टू रन अगेन फॉर री इलेक्शन, और अमूमन हर प्रेसिडेंट जो आउटगोइंग होता है इसका ये मौका होता है, लेकिन वो कर नहीं पाया, और सेकंड ऑप्शन कमला हैरिस थी उनके पास, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। आप रिपब्लिकन पार्टी में देखें कि डोनाल्ड ट्रंप के अलावा उनकी जो प्राइमरीज भी हुई थी उसके अंदर कोई ऐसा कैंडिडेट उभर के बाहर नहीं आया जो कि आप कह सकेंगे यार ये डोनाल्ड ट्रंप को सही मुकाबला दे सकता है। कई महीने पहले से पता था जी कि उनका कैंडिडेट जो डोनाल्ड ट्रंप ही होगा। सो जो बाकी 3rd and 4th पार्टीज है उनको एक मेरे ख्याल में स्टांस जो वो ले सकते हैं वो ये हो सकता है कि उनके कैंडिडेट जो है वो अनयूज्ड है, अनट्राइड है, एंड रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स में अब डोनाल्ड ट्रंप की एज इज 80 इयर्स ओल्ड, ये उनका लास्ट इलेक्शन है। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी क्या कर रही है अगले बंदे को निकालने के लिए? मतलब जेडी वैंस जो है वो शायद एक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन आया वो आगे जाके रिपब्लिकन पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। सिमिलरली कमला हैरिस शायद हैज 1 मोर इलेक्शन लेफ्ट, जो बाइडेन हैज नो मोर इलेक्शंस लेफ्ट, हिलरी क्लिंटन शायद वापस नहीं आ रही, मिशेल ओबामा का एक नाम जिक्र किया जाता है, इस दफा भी उन्होंने इस चीज का फैसला किया ना रन करने का कि आपको 4 साल बाद देखेंगे। सो आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन गोज ऑन बोथ पार्टीज के ये तो 4 साल की एक टर्म है, उसके बाद जब आपने आना है तो आप कौन से कैंडिडेट्स फील्ड करेंगे? यहाँ पे शायद वो पार्टीज बाकी जो हैं वो अगर इस किस्म का कैंडिडेट ले आते हैं जो दोनों एंड्स पे। असद, इस पर हम मजीद भी जरा गुफ्तगू करते हैं कि ये अब फ्यूचर लीडरशिप इस वक्त इसका एक क्राइसिस के अमेरिका में हमें नजर आ रहा है अभी, और आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। असद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुइज़ुर रहमान मेरे साथ स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आबिद साहब, आपको भी वेलकम करेंगे अपनी ट्रांसमिशन में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो विक्ट्री स्पीच की, जिस तरह उनकी कैंपेन रही, जो नंबर अभी तक वो सिक्योर कर चुके हैं वो 277 है, और अभी ज़ाहिर है ये मज़ीद भी आगे जा सकता है। इस पर आपका एक ओवरव्यू, ये एक्सपेक्टेशन तो शायद बहुत आसानी के साथ उनकी जीत को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता था, चूँकि बहुत नेक टू नेक पोल्स में मामला चल रहा था, फिर ये नंबर जो बढ़ता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत आपकी समझ आ रही हैं? जी थैंक यू जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। जी आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली जब पहले इलेक्शन से कोई 15-20 दिन पहले तक तो एक मोमेंटम जो था वो एक और पिक्चर दे रहा था, लेकिन जब इलेक्शन से 3-4 दिन पहले जो था वो बिल्कुल ही नेक्स्ट आ गया, और जो सारे एस्टिमेट थे और थे वो यही जाहिर कर रहे थे कि कोई भी कैमला में से या ट्रंप में से कोई भी
जो है वो इसको विन ओवर कर सकता है, और वो डिपेंड कर रहा था उन स्विंग स्टेट्स के ऊपर कि वो कहाँ स्वे करती हैं। तो आई थिंक वो एक तो उन स्विंग स्टेट्स ने स्वे करके, जैसे जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, इन्होंने एरिज़ोना है, तो इन्होंने तो क्लियर कर दिया कि जी वो उन्होंने अपना वो जो मैंडेट है, ना सिर्फ वो अपने मैंडेट से बल्कि वो पूरे जो इलेक्शन का उन्होंने जो मोमेंटम है वो चेंज कर दिया और ट्रम्प की फेवर में हो गया। इससे पहले आप बात कर रहे थे जो ग्रीन पार्टी की, एक्चुअली अगर आप देखें तो बिल्कुल ठीक कि ये दोनों पार्टीज में, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट में भी इस वक्त पर्सनैलिटीज जो हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। तो जो थर्ड पार्टी इमेज, और एक पार्टी जो है वो राइट की है, जैसे रिपब्लिकन को राइट विंग पार्टी कहा समझा जाता है और वो है भी, और डेमोक्रेट लेफ्ट विंग समझा जाता है कि वो पॉलिटिकल चीज़ों की पर बात करते हैं। तो अब ये जो मिडिल फोर्स क्रिएट हो रही है इस इलेक्शन में, तो वो कि उनकी परसेंटेज ऑफ गेटिंग वोट बहुत लो है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जैसे जैसे अब इश्यूज दुनिया के चेंज हो रहे हैं, अब जैसे आप कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रहा है और अब सारा कुछ मूव करके जियो पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्लाइमेट के ऊपर और न्यू कह लीजिए टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन की तरफ आ रहा है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो वो जो सेंट्रल अप्रोच है, यानी आप राइट लेफ्ट और एक जो सेंट्रल पार्टी है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में ये ग्रीन पार्टी और इस जो फोर्सेस हैं वो आई थिंक कोलेट करेंगी, पार्टी माइट इमर्ज इन यूएस पॉलिटिकल एरेना। ठीक है, और अभी साहब जिस तरह दुनिया के मामला तब्दील हो रहे हैं उस तरह से अमेरिका की जो इंटरनल सूरत हाल है वो भी बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। इससे पहले हमने शायद किसी इलेक्शन में ऐसे मनाजर ना देखे हों कि वायलेंस रोकने के लिए स्टेट को इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम करने पड़े हों, वाशिंगटन कोई हमारे डी चौक टाइप का मंजर पेश कर रहा हो। तो ये इसका मतलब कि अब अमेरिका में भी सूरत हाल उतनी आइडियल या उतनी बेहतर नहीं है जिस तरह माजी में उनकी डेमोक्रेसी की या वहाँ के हालात की और वहाँ के इंस्टीट्यूशंस की मिसालें दी जाती थी। जी बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि ये जो टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन है, अगर आप उसको ट्रांसेंड कर दें इनटू सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस के ऊपर या जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है, तो नेचुरली अब वो जो जो है हर बंदा हर चीज को एक्सेस कर सकता है, इन्फ्लुएंस भी कर सकता है और इन्फ्लुएंस हो हैं आप साइमल्टेनियसली। इसलिए कभी भी अमेरिकन इलेक्शन में वो अरेंजमेंट नजर नहीं आए। इस तरह से रिजल्ट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल इलेक्शन नहीं रहा जैसे अब इस दफा हुआ। तो नेचुरली ये सारी चीजें जो है यही इस चीज का पेश कहना है कि एक थर्ड फोर्स जो है वो इन चीजों की वजह से यहाँ पे इमर्ज करेगी। और इनकी जो इलेक्शन जैसे जो हमारी कम्युनिटी है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, वो तो बहुत ओवरवेलमिंगली ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा था, और जो मुस्लिम डायस्पोरा है अदर देन दी पाकिस्तानी, वो जो थे वो कमला हारिस सपोर्ट कर रहे थे। तो एक ये बहुत जो लाइंस हैं वो ड्रॉ हो जाती हैं जिसमें आपका अपने नेशनल इंटरेस्ट, डायस्पोरा का इंटरेस्ट, आपकी एस्पिरेशंस, आपकी एथनिसिटी, आपका रिलीजन, ये सारी चीजें अब कंबाइन हो जाती है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि खाली जो इलेक्शनरिंग, इलेक्शन मैनिफेस्टोज के अलावा अब ये चीजें भी अफेक्ट करती हैं बिकॉज ये सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद लतीफ़ साहब, तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।